हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ। इस पॉडकास्ट सीरीज के आइए आज हम एक अमेजिंग सेशन में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को टिप्स पर करते हैं। कंप्लीट एनसीईआरटी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। देखिए, रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब है, आप कहेंगे कि मैम ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है नंबर वन, जिससे ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे, गिव्स राइज टू ऑफस्प्रिंग्स। पर क्या कभी बंदर के घर कुत्ता पैदा हो सकता है? नहीं। यानी गिव्स राइज टू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सिमिलर काइंड, अपनी ही तरह के बच्चे पैदा करना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब एक वर्ड हमें पहले समझना है और वो होता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब है बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो भी टाइम पीरियड है, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन को हम फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जन्म यानी बर्थ होगा, उसके बाद जुवेनाइल फेज जिसे हम चाइल्डहुड बोलते हैं, जिसमें ग्रोथ तो हो रही है पर अभी रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसे प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, याद रखिएगा। पेड़ पेड़ मतलब सब्जियां यानी वेजिटेबल तो हो गया वेजिटेटिव फेज। इन प्लांट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसके बाद में एंड ऑफ जुवेनाइल फेज जब होगा तो आएगा रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में एक्चुअल रिप्रोडक्शन होगा एंड एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज के बाद आ जाएगा सेनेसेंस, एजिंग, बुढ़ापा, जिसमें सारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होगा एंड इवेंचुअली अल्टीमेटली फाइनली इट विल लीड टू डेथ। डेथ सर्टेन है, डेथ अवश्यंभावी है, सबकी मृत्यु होनी है एक्सेप्ट वन सेल्ड यानी यूनिसेल्ड ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। क्यों, हम थोड़ी देर में भी समझेंगे। अब फटाफट से हम कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन को रिवाइज कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया है। नॉर्मली मैं इसे एक अमेजिंग स्टोरी के साथ बताती हूँ, पर पॉडकास्ट में मैं आपको फटाफट एक सीरियल ऑर्डर में बताऊंगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले रेड वुड ट्री, सिकोया ट्री, ऑलमोस्ट 4000 ईयर्स। इसका आधा कर दो यानी पीपल का पेड़ हो गया तकरीबन 2000 ईयर्स। इसका 10% कर दीजिए यानी बैनियन ट्री हो गया 200 ईयर्स। इसके बाद आएगा टॉर्टॉइस, कछुआ, और 50 साल घटा दीजिए यानी 100 से 150 ईयर्स। 10 ईयर्स माइनस कर दो तो पैरट, तोता हो गया 140 ईयर्स। इसका ठीक आधा कर दो तो हाथी, एलिफेंट हो गया 70 ईयर्स। इसका और 10 माइनस कर दो यानी क्रोकोडाइल हो गया 60 ईयर्स, और 10 घटा दो यानी कि हॉर्स हो गया 50 ईयर्स। आधा कर दो तो गाय और कुत्ता हो गया 25 ईयर्स, और गाय के ऊपर बैठा है कौआ यानी क्रो में और 10 कम कर दो यानी हो गया 15 साल 15 ईयर्स। इसके बाद गुलाब याद रखेंगे, रोजेस 5-7 टाइप्स के होते हैं तो 5-7 साल 5-7 ईयर्स हो गया रोजेस का। गेहूं चावल 4 to 5 मंथ्स हो गया, और फ्रूट फ्लाई हो गया अराउंड 3 to 4 वीक्स एंड देन बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स। सो ये लाइफ स्पैन हो गए। यानी आप देख सकते हैं कि एक आम का पेड़ जो पीपल के पेड़ के साइज जितना है, बट मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन है 200 से 300 ईयर्स और पीपल का है 2000 से 3000 ईयर्स। इसी तरह पैरट और क्रो, कौआ और तोता सेम साइज है, पर पैरट का लाइफ स्पैन 140 ईयर्स है जबकि क्रो, कौए का केवल 15-15 ईयर्स है। यानी लाइफ स्पैन इज नॉट कोरिलेटेड विद द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट। तो ये हमने थोड़ी सी बात लाइफ स्पैन की। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स बर्थ लेते हैं, ग्रो करते हैं, मैच्योर करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, सेनेसेंस होता है और डेथ हो जाती है। सो देयर इज अ साइकिल ऑफ ग्रोथ, मैच्योरिटी, रिप्रोडक्शन, सेनेसेंस एंड डेथ। तो स्टूडेंट्स, कौन सा वो प्रोसेस है जो कंटिन्यूटी करेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन उस प्रजाति की, स्पीशीज की? दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कारण ही वेरिएशंस आएंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। यह आधार बेसिस है कि 1 पेरेंट इन्वॉल्व है या 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। अगर 1 पेरेंट इन्वॉल्व है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बन सकते हैं जैसे पार्थेनोजेनेसिस में होता है मे फॉर्म, बट फर्टिलाइजेशन, मियोसिस नेवर अकर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनेंगे ही बनेंगे, भले ही एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बने, दैट इज बाइसेक्सुअल या डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ ऑपोजिट सेक्स यानी यूनिसेक्सुअल। एंड फर्टिलाइजेशन ऑलवेज होगा, मियोसिस ऑलवेज होगा। तो नेचुरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर कॉम्प्लेक्स होगा, लंबा होगा, धीरे धीरे होगा, और इसी में क्रॉसिंग ओवर होगी, मियोसिस होगा, यानी वेरिएशंस आएंगे, यानी विकास, बदलाव, एवोल्यूशन के लिए यही जिम्मेदार है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
कंपैरेटिवली फास्टर होगा, लेस कॉम्प्लेक्स होगा और इसमें कार्बन कॉपी बनेगी जिन्हें क्लोन्स कहते हैं। तो ध्यान रखो क्लोन्स जो हैं वो आपस में भी कार्बन कॉपी और पेरेंट की भी कार्बन कॉपी है, यानी मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर अमंग देमसेल्व्स एंड टू द पेरेंट्स। क्लोन्स बनेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें कोई वेरिएशंस नहीं आएंगे, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई भी रोल नहीं होगा एवोल्यूशन में, विकास में। एनसीईआरटी में आगे जाकर एक लाइन दी हुई है कि सम एल्गी एंड फंजाई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जब फेवरेबल कंडीशन है, अनुकूल परिस्थिति है, पर अनफेवरेबल आने पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्विच कर जाते हैं। क्यों? ताकि शायद कोई ऐसा वेरिएशन आ जाए जिससे वो इस अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सके। नाउ ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, जुवेनाइल फेज हो चाहे रिप्रोडक्टिव फेज हो, इनका ड्यूरेशन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होगा। तो ये हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमारी ट्रिक है बेबीज फेवरेट ऑफ पेरेंट्स। बच्चे अपने पेरेंट्स के फेवरेट होते हैं। बेबीज मतलब बी एंड एस, यानी कि बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। फिर सेकेंड बी से है बडिंग और एस से स्पोर्यूलेशन। देन फेवरेट एफ से है फ्रैगमेंटेशन और वी से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और पेरेंट्स पी से है पार्थिनोजेनेसिस। तो हमें 6 टाइप के पढ़ने हैं। आइए सबसे पहले हम बाइनरी फिजन की बात करते हैं। बाइनरी फिजन का सिंपल सा मतलब है 1 से 2 हो जाएंगे, यानी हम ये क्या कह सकते हैं कि 1 पेरेंट से 2 डॉटर सेल बन रहे हैं, यानी वो पेरेंट सेल मर नहीं रहा, वो अपने 2 बच्चों के रूप में जिंदा है, इसीलिए इन्हें इमॉर्टल, अमर कहा जाता है। नाउ बाइनरी फिजन आप जानते हैं सभी प्रोटोजोआ में होगा, बैक्टीरिया में होगा, यानी सभी प्रोटिस्टा और मोनेरा में होगा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में होगा। एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होगा, अमीबा में बाइनरी फिजन होगा, पैरामीशियम में बाइनरी फिजन होगा, यूग्लिना में बाइनरी फिजन होगा। अमीबा में जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो अपने चारों तरफ पहले सूडोपोडिया विड्रॉ करेगा, 3 लेयर की मोटी सी सिस्ट बनाएगा वॉल, इसे एनसिस्टेशन कहते हैं, और इंतजार करेगा फेवरेबल कंडीशन आने का। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी उसके अंदर मल्टीपल फिजन हुआ है, मल्टीपल न्यूक्लियाई बने, उन सब के आसपास थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया है, इन्हें बोलते हैं सूडोपोडियोस्पोर्स बन गए हैं। और अब फेवरेबल कंडीशन आने पर ये सिस्ट वॉल रप्चर होगी और ये सारे छोटे छोटे अमीबी यानी सूडोपोडियोस्पोर्स विल बी रिलीज्ड आउट और ये ग्रो करके अडल्ट मैच्योर अमीबा बना लेंगे। यानी अमीबा में फेवरेबल कंडीशन में होता है बाइनरी फिजन और अनफेवरेबल कंडीशन में होता है मल्टीपल फिजन। एनसिस्टेशन आना चाहिए, सूडोपोडियोस्पोर्स बनते हैं और स्पोर्युलेशन प्रोसेस के थ्रू वो सब बाहर निकल जाते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं सेकंड बी यानी बडिंग। बडिंग में आप जानते हैं अगर आकांक्षा मैम के बगल से एक छोटी आकांक्षा मैम निकल जाए तो ये बडिंग है, यानी कि बडिंग में एक बड बनेगी अनइक्वल स्मॉलर साइज की, पेरेंट बॉडी से अटैच्ड होगी इनिशियली और लेटर ऑन पेरेंट से डिटैच होके और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगी। एक्सटर्नल इंटरनल 2 तरह की बडिंग है। एक्सटर्नल बडिंग में आप यीस्ट और हाइड्रा जरूर याद रखना, और इंटरनल बडिंग में पॉरीफेरा, फ्रेश वाटर पॉरीफेरा यानी स्पॉन्जिला याद रखना, और इस इंटरनल बड को जेम्यूल कहते हैं। अब हम आ जाते हैं एस यानी स्पोर्युलेशन। स्पोर्युलेशन यहाँ पे जो स्पोर्स बनेंगे वो माइटोसिस से बनेंगे। वैसे तो मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उनसे भी स्पोर्स बनते हैं, लेकिन वो सेक्सुअल स्पोर्स हैं, मियोसिस से बन रहे हैं, पर ये माइटोसिस से बनेंगे। हमें 2 याद रखना है, एक मोटाइल वाले जू स्पोर्स और एक नॉन मोटाइल कोनिडिया। मोटाइल स्पोर्स जो हैं वो अंदर बनते हैं यानी एंडोजीनस, कोनिडिया बाहर की तरफ कट होता है यानी एक्सोजीनस। जू स्पोर्स जो हैं ये एल्गी में बनेंगे, एग्जाम्पल क्लमाइडोमोनास, और ये फंजाई में बनेंगे, एग्जाम्पल पेनिसिलियम, कोनिडिया जो हैं। ये आना बहुत जरूरी है। नाउ एफ से फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब बॉडी का कोई एक पीस टूटेगा, उससे पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। फ्रैगमेंटेशन में ध्यान रखिएगा प्लेनेरिया, फ्लैटवर्म, स्पाइरोगायरा, ग्रीन एल्गी, ये 2 तो याद रहते हैं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ हाइड्रा भी आएगा। तो हाइड्रा में एक्सटर्नल बडिंग भी है और हाइड्रा फ्रैगमेंटेशन भी होता है, ये एनसीईआरटी में क्लियरली दिया है। और यहाँ पर ही पॉरीफेरा भी जरूर याद रख लेना। तो फ्रेश वाटर पॉरीफेरा स्पॉन्जिला में पर्टिकुलरली जेम्यूल इंटरनल बड बनती है, लेकिन इन जनरल पॉरीफेरा में फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन होता है। ये एनिमल किंगडम में दिया है तो इसे भी यहीं याद रख लेना, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम वी से वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब होता है अगर पेड़ के किसी सोमैटिक पार्ट से, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, फूल की बात नहीं कर रही हूँ, उससे पूरा नया पेड़ बन जाए। ऑफ कोर्स माइटोसिस होगा, ये भी कार्बन कॉपी होगा।
यहाँ पर बेसिकली बड होनी चाहिए, कली। बड अगर टिप पर है स्टेम की तो अपाइकल बड, अगर एक्सिल ऑफ द लीफ में है तो एक्सिलरी बड, और इनके अलावा अगर कहीं भी है चाहे रूट पे चाहे लीफ पे तो उसे एडवेंटिशियस बड कहते हैं। सो रूट में बड मिलती है स्वीट पोटैटो, तो वहां रूट के थ्रू नया पेड़ बन सकता है। ब्रायोफिलम की जो लीफ है आप जानते हैं उसकी मार्जिन्स में गड्ढे हैं, नॉचेस हैं, वहां पर एडवेंटिशियस बड है, पत्ती में बड है, उससे पूरा नया पेड़ बन सकता है। तो ब्रायोफिलम में लीफ के थ्रू न्यू पेड़ बन सकता है। इसी तरह अगेव, ऑक्सैलिस और अगेव, इनमें बड फ्लैशी हो गई है, मोटी ताजी बल्ब जैसी हो गई है और इससे नया पेड़ बन सकता है, इसे बल्बिल कहते हैं। तो याद रखो बल्बिल में बल, बल मतलब बुल याद रख लेना। बुल को मैं कह रही हूं आगे आओ आगे आओ आगे आओ आगे आगे आगे, मतलब अगेव इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद स्टेम पर आ जाते हैं। स्टेम में जो हवा में नॉर्मल स्टेम है जैसे शुगर केन, गन्ना, वहां पे नोड्स हैं, नोड्स पर बड्स होंगी, उनसे नया पेड़ बन जाएगा। बट अंडरग्राउंड स्टेम आना बहुत जरूरी है। अंडरग्राउंड क्यों जाती है स्टेम? क्योंकि बाहर अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है तो स्टेम ने सारा खाना स्टोर करके अंडरग्राउंड हो गई है। अंडरग्राउंड स्टेम में हमेशा फूड स्टोर्ड होगा और ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन है, यानी प्रतिकूल परिस्थिति को झेलने का एक तरीका है। इसमें हमें 4 याद रखने हैं, राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म और बल्ब। राइजोम में आप जानते हैं अदरक यानी जिंजर, हल्दी यानी टर्मरिक और केला यानी बनाना आएगा। इसके बाद ट्यूबर में आलू आएगा, ऑफ कोर्स, पोटैटो। इसके बाद कॉर्म में अरबी, कोलोकेसिया और जमीन कंद आएगा। और बल्ब में आप जानते हैं रिड्यूस डिस्क जैसी स्टेम है और फ्लैशी लीव्स हम खाते हैं, इसमें प्याज, लहसुन, अनियन, गार्लिक आएगा। ये सब अंडरग्राउंड स्टेम है। नाउ अब हम आ जाते हैं सब एरियल स्टेम, यानी वीक सी स्टेम है जो जमीन के सहारे रेंगती है। यहां पर भी हमें 4 याद करने हैं। हमें रनर, स्टोलॉन, सकर और ऑफसेट याद रखना है। रनर, रनर मतलब दौड़ना, सीधी सीधी हॉरिजॉन्टल ब्रांच होगी जिसपे जगह जगह नोड्स हैं, वहां बड्स हैं और वहां से नए नए पेड़ बनेंगे। रनर में हम घास याद रखेंगे, ग्रास। नाउ स्टोलॉन ऐसा याद रखो, स्टोलॉन में स्टोलॉन आ रहा है, स्टोलॉन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टील, चोरी करना। चोर कैसे कर रहा है? दीवार चढ़ रहा है, कूद रहा है, चढ़ रहा है, कूद रहा है, चढ़ रहा है, कूद रहा है, यानी इसमें से ऑब्लिकली अप डाउन ऐसे करके नोड्स और नोड्स पर बड्स और वही नए नए पेड़ बनेंगे। यहां ध्यान रखना इसमें स्ट्रॉबेरी, जैस्मीन और मिंट आता है। अब सकर, सकर ऐसा याद रखो जैसे कोल्ड ड्रिंक सक करते हैं, तो इसमें एक अंडरग्राउंड से एक ब्रांच निकलेगी जो ऊपर, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक सक करते हैं ऐसे ऊपर की तरफ आएगी जमीन से और वहां पे नोड होगा, उस पे बड होगी, उससे नया पेड़ बनेगा। ऐसा याद रखो कि बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक सक करेंगे तबीयत खराब हो जाएगी, पढ़ नहीं पाएंगे, नंबर कम आएंगे। किस में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो में। फिजिक्स मतलब पाइनएप्पल, केमिस्ट्री मतलब क्राइसैंथेमम, बायो मतलब बनाना और मैथ्स मतलब मिंट, इसमें आएंगे। तो मिंट ध्यान रखो स्टूडेंट्स, मिंट स्टोलॉन में भी आता है और मिंट सकर में भी आता है। बनाना राइजोम में भी आता है और बनाना सकर में भी आता है। ऑफसेट को ऐसे याद रखो कि एक पहेली किसी ने पूछी, एक पहेली पूछी, हम बता नहीं पाए तो हमारा मूड ऑफ हो गया, पर जैसे हमें जवाब आ गया फिर से सेट हो गया। तो ऑफसेट में एक पहेली, एक मतलब इकॉर्निया और पहेली मतलब पिस्तिया, यानी वाटर हाइसिंथ और वाटर लेट्यूस आता है। इसमें टफ्ट ऑफ रूट्स हैं एंड रोजेट ऑफ लीव्स हैं। इकॉर्निया तो आप सब जानते हैं, खूबसूरत फूल, ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन शेप ऑफ द लीव्स के कारण इसे बाहर से इंपोर्ट किया गया था और इंडिया में जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर है, ठहरा हुआ पानी लेक का, पॉन्ड्स का, वहाँ इसे ग्रो किया गया था। पर ये ऑफसेट्स के थ्रू इतना फास्ट रिप्रोड्यूस करती है, पूरा का पूरा फैल गए वाटर के सरफेस पे, सारा ऑक्सीजन ड्रेन कर लिया और अब वहां पे रहने वाले दूसरी फिशेस वगैरह सब मर गई। इसे बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। मोस्ट इन्वेजिव एक्वाटिक, पानी में मिलने वाली वीड यानी अनवांटेड पेड़ है। डन हो गया। यानी हम देख सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन में अलग से स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, पर बड में एक अलग से स्ट्रक्चर बन रहा है। स्पोर्स में अलग से स्ट्रक्चर्स बन रहे, कोनिडिया, ज़ूस्पोर्स। फ्रैगमेंटेशन में अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में राइजोम, कॉर्म, बल्ब, ट्यूबर, रनर, स्टोलॉन, सकर, ऑफसेट अलग से स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। अब आ जाइए, हम आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स पार्थिनोजेनेसिस पर। पार्थिनो का मतलब होता है वर्जिन और जेनेसिस मतलब बर्थ। वर्जिन बर्थ, वर्जिन बर्थ का क्या मतलब है? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बनना। और आप जानते हैं ये होता है हनी बीज के ड्रोन्स में। हनी बी में जो मेल्स हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग से ही एम्ब्रियो बनता है, हैप्लॉइड होते हैं। इसके अलावा रोटीफर्स, टर्की बर्ड्स एंड सम लिजर्ड्स में भी पार्थिनोजेनेसिस होता है।
सो दिस इज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आइए हम कहानी बढ़ाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट हमेशा बनेंगे, भले ही सेम ऑर्गेनिज्म से बने या टू और ऑपोजिट सेक्स के ऑर्गेनिजम्स में बने। मियोसिस हमेशा होगा, फर्टिलाइजेशन हमेशा होगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो सबसे पहले आइए हम थोड़ी सी सेक्सुअलिटी की बात करते हैं। जैसे एनिमल्स में क्या होता है, दो तरह के एनिमल्स हैं, एक जिनके साल भर बच्चे होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, और एक जिनके पर्टिकुलर सीजन में होते हैं सीजनल ब्रीडर्स। कंटिन्यूअस ब्रीडर जैसे हम 12 महीने में कभी भी बच्चे पैदा हो सकते हैं। सो कंटिन्यूअस ब्रीडर में प्राइमेट मैमल्स आते हैं जिसमें मंकी, एप्स एंड मैन आता है, और नॉन प्राइमेट मैमल्स जिसमें कुत्ता, बिल्ली, गाय, शेर, चीता सब आ जाएगा, उनमें सीजनल ब्रीडर्स पाए जाते हैं। प्राइमेट मैमल्स यानी कंटिन्यूअस ब्रीडर में मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलती है, और नॉन प्राइमेट मैमल्स जो हैं यानी सीजनल ब्रीडर्स में ईस्ट्रस साइकिल देखने को मिलती है। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो आप जानते हैं कि चिड़िया अलग अलग सीजन में अंडे देती हैं, यानी बर्ड वाइल्ड में, जंगल में, नेचुरल प्राकृतिक एनवायरनमेंट में सीजनल ब्रीडर है। पर अगर हम किसी बर्ड को पकड़ के पोल्ट्री में रख लें और जबरदस्ती उसका फर्टिलाइजेशन करवाएं, रिप्रोडक्शन करवाएं अंडे खाने के लिए, ये कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, शोषण है इंसान के वेलफेयर के लिए, हमारे फायदे के लिए। पोल्ट्री में कैप्टिव यानी उसे बंदी बनाकर हमने एक सीजनल ब्रीडर को कंटिन्यूअस ब्रीडर में जबरदस्ती धकेल दिया है। नाउ पेड़ों में भी इसी तरह होता है। कुछ पेड़ होते हैं जो कहते हैं हम जीते एक बार हैं, मरते एक बार हैं, प्यार भी एक बार होता है और शादी भी एक बार होती है, यानी इनमें फूल जिंदगी में एक बार आते हैं। दे फ्लावर वंस इन लाइफ। अगर फ्लावर वंस आएगा तो फ्लावर की ओवरी से ही फ्रूट बनता है, यानी फ्रूट भी एक बार बनेगा। यानी ये बर्थ हुआ, वेजिटेटिव फेज आया, फूल आया, फल बना, बीज बना, पेड़ बूढ़ा हुआ और मर गया। क्लियर डिस्टिंक्शन है फेजेस के बीच में, और हार्मोन जिम्मेदार हैं इन फेजेस के ट्रांजिशन के लिए। इन्हें बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स। कार्पोस का मतलब ही होता है फ्रूट। इनमें वंस फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन लाइफ टाइम होता है। इसमें ऑल एनुअल्स यानी जितने भी गेहूं, चावल, ये सब हैं जो एक सीजन में लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। ऑल बाइनियल्स जिसमें गाजर, मूली जो 2 सीजन में लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। एंड सम पेरिनियल, कुछ पेड़ जो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं वो इसमें आते हैं। कौन से आते हैं 2 मैं अभी सिखाऊंगी। दूसरे वाले क्या बोलते हैं, दूसरे वाले पेड़ बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हमको एक बार शादी प्यार मोहब्बत नहीं करना, हम तो जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। यानी जिंदगी में कई बार फूल आएगा, कई बार फल बनेगा। जैसे अपन बोलते हैं ना कोई आम का पेड़ है, इसकी तो मैं बचपन से फल खा रहा हूं, हर सीजन में, हर गर्मियों में हम इसके आम खाते हैं। ये है पॉलीकार्पिक, फ्लावर मोर देन वंस इन लाइफ टाइम। यहां पर क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है, क्योंकि जुवेनाइल फेज यानी वेजिटेटिव फेज के बाद पहला रिप्रोडक्टिव फेज आएगा जब फूल फल बनेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर कई बार जाकर फिर बुढ़ापा और फिर मृत्यु होगी। 2 फ्लावरिंग के बीच के पीरियड को, मान लो इस गर्मियों में फल आए, अगली गर्मियों में फिर से फूल और फल आएंगे, तो जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड है वो मैच्योर पीरियड ही कहलाता है, क्योंकि जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज तो एक बार हो चुका है। अब मोस्ट ऑफ द पेरिनियल्स जो हैं वो इसी में आते हैं, पॉलीकार्पिक में। अब 2 पेरिनियल जो मोनोकार्पिक है, ध्यान से सुनिए। कुछ बैम्बू की स्पीशीज हैं जो 50 से 100, 50 to 100 ईयर्स में जाकर एक बार बस फूल देती हैं, फ्लावर करती हैं, फ्रूट्स आते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। यानी आज अगर आपने बीज डाला है तो 50 से 100 साल बाद जाकर उसमें फूल आएगा, तब तक वो वेजिटेटिव फेज में रहते हैं, फूल फल आके बूढ़े होके मर जाते हैं। बैम्बू स्पीशीज। नाउ सेकंड, नीलकुरंजी। हम कैसे याद रखेंगे, एक लड़की है कुंती, मैं कह रही हूं कुंती आना और स्ट्रॉबेरी लाना, कुंती आना स्ट्रॉबेरी लाना, यानी पेड़ का नाम है कुंती आना, स्ट्रॉबी लैंथस कुंती आना। ये जो पेड़ हैं ये ऐसे ध्यान रखो, इंडिया का मैप याद रखो, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला का जो हिली एरिया है वहां पर है। 12 साल में जाकर एक साथ सारे हिली ट्रैक पर इनमें फूल आते हैं। वंस फूल आएंगे, फल आएंगे, बूढ़ा होगा और मर जाएगा, और अब 12 साल बाद इनकी अगली जनरेशन में ऐसे ही फूल फल आएंगे। लास्ट फ्लावरिंग एनसीईआरटी लिखती है अक्टूबर 2006 में हुई है, बट एक्चुअली 2018 में हो चुकी है, अब हमें 2030 में मिलेगी। राइट। सो ये हमने थोड़ी सी सेक्सुअलिटी की बात की। अब हम कुछ थोड़ी सी एक बात और कर लेंगे। अब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि फंजाई, प्लांट और एनिमल सभी मल्टी सेल्यूलर हैं, सबकी मॉर्फोलॉजी, बाहरी दिखावट अलग अलग है, सबकी एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है, सबकी फंक्शनिंग, फिजियोलॉजी अलग है, इवन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग है। हमारे में टेस्टिस, ओवरी मिलता है, जबकि प्लांट्स में फ्लावर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब में अलग अलग है। फिर भी रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 बेसिक प्रोसेसेस सब में मिलेंगे।
प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले की घटना। इसमें दूल्हा दुल्हन तैयार होंगे यानी गैमीट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस। फिर प्रपोजल भिजवाया जाएगा यानी गैमीट का ट्रांसफर किया जाएगा मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक। फिर होगी शादी, बैंड बाजा बारात यानी फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। और फिर आगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बन गया है, अब उससे एम्ब्रियो बनेगा यानी एम्ब्रियोजेनेसिस। तो प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर आएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस आएगा, और बीच में फर्टिलाइजेशन। शादी सबसे जरूरी है, तो फर्टिलाइजेशन मोस्ट वाइटल मोस्ट क्रिटिकल इवेंट होता है। डन, आ गए मजे? चलिए अब आइए हम सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है स्टूडेंट्स, इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा। गैमेटोजेनेसिस में हमें दो बातें आनी चाहिए। नंबर 1, टाइप ऑफ गैमीट्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स में गैमीट्स दिखने में बिल्कुल सेम है, आप पहचान ही नहीं सकते हैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, यानी मॉर्फोलॉजिकली दिखाई देने में डिस्टिंक्ट नहीं है, इनडिस्टिंक्ट है। इसे बोलते हैं आइसो सेम यानी आइसो या होमोगैमीट्स। ऐसा हमें देखने को मिलता है क्लैडोफोरा जो एक एल्गी है उसमें। नाउ दूसरे होते हैं एन आइसोगैमीट्स या हेट्रोगैमीट्स, जहां पर मेल गैमीट अलग दिखेगा फीमेल गैमीट अलग दिखेगा, यानी मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है। जैसा हमारे में भी होता है, ह्यूमन में, इवन फ्यूकस एक ब्राउन एल्गा उसमें भी होता है। यहां पर स्टूडेंट्स मेल गैमीट को स्पर्म या एंथेरोजॉइड बोलते हैं और फीमेल गैमीट को एग या ओवम कह देते हैं। तो ये तो हमने टाइप ऑफ गैमीट की बात की। अब गैमीट बनते टाइम डिवीजन की बात कर लेते हैं। देखिए ये डिपेंड करेगा कि उस स्पीशीज का अडल्ट कैसा है। अगर अडल्ट हैप्लॉइड है, अडल्ट हैप्लॉइड है यानी जब गैमीट बनेगा, गैमीट तो होता ही हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनना है माइटोसिस से बनेगा। और अगर अडल्ट डिप्लॉइड है जैसे हम भी होते हैं और गैमीट तो होता ही हैप्लॉइड है, क्रोमोसोम नंबर आधा करना है, तो मियोसिस से बनेगा। अगर मियोसिस से गैमीट बन रहा है तो गैमीट बनाने वाले सेल को गैमीट मदर सेल या मियोसाइट कहा जाता है। तो मियोसाइट में 2n नंबर है और गैमीट में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो बताइए हैप्लॉइड कौन कौन से पड़े हैं? भाई जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अडल्ट हैप्लॉइड होता है, जैसे मोनेरा, देन फंजाई एंड देन एल्गी, देन ब्रायोफाइट्स। ये सब में हैप्लॉइड अडल्ट्स हैं, तो इन सब में माइटोसिस के थ्रू गैमीट बनेगा। और टेरिडोफाइट जहां पे भी हमने डिप्लॉइड पढ़ी है मेन प्लांट बॉडी, तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स एंड एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ये सारे हो जाएंगे जिनमें मियोसिस के थ्रू गैमीट बनेगा। ठीक है, एल्गी में तो हम पढ़ते भी है ना कि जाइगोटिक मियोसिस होता है, जाइगोट में मियोसिस होता है, ये बात हम पढ़ते भी हैं। चलिए, सो ये तो हमने गैमेटोजेनेसिस की बात कर ली, टाइप ऑफ गैमीट एंड गैमीट बनते समय डिवीजन कौन सा होता है। अब हम थोड़ी सी बात गैमीट ट्रांसफर की करते हैं। देखो गैमीट ट्रांसफर कैसे होगा, 3 कंडीशन हो सकती हैं। जनरली नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मेल गैमीट मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है। मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचता है पानी वाटर के थ्रू। सम एल्गी एंड फंजाई में, सम कुछ में दोनों मोटाइल होते हैं मेल फीमेल गैमीट, बट जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में मेल फीमेल गैमीट दोनों नॉन मोटाइल हैं। तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन तीनों में ही मेल गैमीट मोटाइल है, फीमेल नॉन मोटाइल है। कुछ एल्गी फंजाई में दोनों मोटाइल हैं, और जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स में ऑल में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों नॉन मोटाइल है। दोनों नॉन मोटाइल है, ये बीज बनाने वाले सीड प्लांट से हम जानते हैं इनमें पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। उसमें भी अगर एक ही फूल में पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन जैसे मटर पी में, तो काफी इजी होगा, एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो एजेंट की जरूरत पड़ेगी, एबायोटिक, बायोटिक, जो भी अपन डिटेल पढ़ते ही हैं। अब अगर मान लीजिए कि ये मोटाइल है तो पानी वाटर के थ्रू फिर होकर जाएंगे, ये भी हम जानते हैं। तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में वाटर मीडियम होगा जिसके थ्रू मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक जाएगा, और जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स है उसमें पॉलिनेशन, पोलन ट्यूब, उन सब का रोल आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये तो हमने गैमीट ट्रांसफर की बात कर ली, अब हम आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन पे। देखो फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी बोलते हैं, यानी शादी हो जाना, एक्चुअली फ्यूजन होना बिटवीन द 2 गैमीट्स। अब ये 2 तरह से हो सकता है, इंटरनल बॉडी के इनसाइड फीमेल बॉडी के अंदर, या एक्सटर्नल यानी पानी में, वाटर में। अब देखो कितना इजी है, एल्गी में वाटर के थ्रू मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचता है, पर फीमेल गैमीट भी पानी में डाला है, तो एल्गी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में पानी के थ्रू मेल गैमीट जाता है पर फीमेल बॉडी के अंदर जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। और जिम्नो एंजियोस्पर्म्स में तो पोलन ग्रेन के थ्रू मेल गैमीट जा रहा है, पोलन ट्यूब के थ्रू,
यानी ऑफ कोर्स इनमें ना तो वाटर का रोल है और ना इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का रोल है। तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, पानी के थ्रू जब बात आएगी गैमीट ट्रांसफर की, तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, वाटर के थ्रू मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक जाएगा, जिम्नो एंजियो में पॉलिनेशन होगा। और जब फर्टिलाइजेशन की बात आएगी तो एल्गी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, बाकी ऑल ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। अब एनिमल्स की बात कर लेते हैं। एनिमल्स में आप जानते हो, अगर मैं फिशेस की बात करूं तो कार्टिलेजिनस फिशेस जिसमें शार्क आता है हमारी तरह है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जबकि बोनी फिशेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। फिर एम्फीबियंस की बात करते हैं, जैसे फ्रॉग, उसमें तो हम जानते ही हैं पानी में होता है फर्टिलाइजेशन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिर रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ये भी हम जानते हैं। तो ये हमने फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल की बात की। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बनने का मतलब क्या है? जाइगोट के बनने का मतलब अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन घटना शुरू हो गई है। ठीक है, चलिए तो अब हम आ जाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन पर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर स्टूडेंट्स पहले हम जाइगोट की बात करते हैं। जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। जाइगोट एक सिंगल सेल है, डिप्लॉइड सेल है, और हर एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जाइगोट बनता ही बनता है, यानी यूनिवर्सल है। हमारी जिंदगी का, लाइफ का फर्स्ट सेल जाइगोट ही होता है। जाइगोट ही वो कड़ी है जो पेरेंट जनरेशन को नेक्स्ट जनरेशन से कनेक्ट कर रही है। पेरेंट जनरेशन में गैमीट्स थे और अब जैसे ही उनका फ्यूजन हुआ, नेक्स्ट जनरेशन बच्चे का पहला सेल जाइगोट बन गया। नाउ जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट दो बातों पे डिपेंड करता है। नंबर वन, उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल। जैसा आप जानते हैं, अगर वो एल्गी है तो जाइगोट में मियोसिस हो जाएगा, पर अगर वो ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, डिप्लॉइड वाले हैं तो उसमें माइटोसिस होकर फिर एम्ब्रियो बनेगा। तो लाइफ साइकिल। एंड नंबर टू, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फेवरेबल है तो जाइगोट आगे डेवलप होगा, पर अगर अनफेवरेबल है तो हम जानते हैं फिर वहां पर सिस्ट बन जाती है, स्पोर्स, रेजिस्टेंट सिस्ट स्पोर्स बना लेते हैं बैक्टीरिया वगैरह, और सीड डॉर्मेंसी में चली जाती है अगर वो सीड प्लांट्स है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। तो ये बात हो गई जाइगोट की। अब हम आ जाते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो फॉर्मेशन पर। एम्ब्रियोजेनेसिस का सिंपल सा मतलब है जाइगोट से एम्ब्रियो बनना। एक और बात, जाइगोट बनेगा कहाँ? अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ है तो पानी में मिलेगा, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ है तो जाइगोट विल बी इनसाइड फीमेल बॉडी। अब एक बात और समझ लीजिए कि देखिए, चाहे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होना है चाहे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होना है, दोनों ही केस में फीमेल गैमीट कम बनता है, मेल गैमीट ज्यादा बनते हैं। पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में तो मेल गैमीट बहुत ज्यादा बनते हैं। क्यों? क्योंकि खतरा है शिकारी से, प्रिडेटर से, वल्नरेबिलिटी है, तो चांसेस बढ़ाने के लिए वहां पर बहुत ज्यादा मेल गैमीट्स बनते हैं। राइट नाउ अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स एम्ब्रियोजेनेसिस पर। तो एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में भी दो स्टेप्स हैं। एक, जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा तो सेल डिवीजन हो रहा है, वो माइटोसिस से हो रहा है, सेल डिवीजन। और दूसरा, उन सेल्स में डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन भी हो रहा है, तो सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। नाउ एम्ब्रियोजेनेसिस पहले हम प्लांट्स में समझते हैं। प्लांट्स में हमें पता है एल्गी में नॉन एम्ब्रियोफाइटा एम्ब्रियो नहीं बनता है, जाइगोट में मियोसिस होता है, जबकि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब में एम्ब्रियो बनता है। इनफैक्ट एंजियोस्पर्म्स में तो हमने पढ़ा भी है, ओव्यूल से सीड बन जाएगा, ओवरी से फ्रूट बन जाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, इंटेग्यूमेंट जो है ओव्यूल के उससे सीड कोट, टेस्टा टेगमेन बन जाएगा, और ओवरी की वॉल से फ्रूट की वॉल यानी थिक प्रोटेक्टिव पेरिकार्प बन जाएगी। एनिमल्स में बात करते हैं। एनिमल्स में अगर अंडा देने वाले हैं, एग लेंगे, तो उसे ओवी पैरस कहेंगे। अगर यंग वन, मैच्योर यंग वन को बर्थ देंगे तो विवी पैरस, जैसे हम हैं। और अगर इमैच्योर यंग वन को बर्थ देंगे, जो मदर की बेली पर पाउच, मार्supial पाउच में कुछ देर रहेगा, डेवलपमेंट कंप्लीट करेगा, फिर जाके सर्वाइव कर सकता है, तो उसे ओवो विवी पैरस कहते हैं, जिसमें कंगारू मैक्रोपस आता है। ठीक है, ध्यान रखना एनिमल किंगडम के अंदर ओवो विवी पैरस नहीं दिया है, वहां ओवो विवी पैरस यानी कंगारू को विवी पैरस ही माना है। तो एक चॉइस आएगी तो हम विवी पैरस ही कंसिडर करेंगे। तो जितने भी प्लेसेंटल मैमल्स हैं, गाय, कुत्ता, बकरी, शेर, चीता, भैंस, इंसान, हम सब विवी पैरस हैं, और कंगारू मैक्रोपस ओवो विवी पैरस है, या कहो विवी पैरस है। अब ओवी पैरस अंडा देने वाले फिर दो तरह के हो गए। देखिए, अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो उनमें जो अंडे पानी में रिलीज हो रहे हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पानी में होगा,
जाइगोट एम्ब्रियो पानी में बनेगा, तो उनके अंडों में शेल नहीं होना चाहिए, कवच नहीं होना चाहिए, वरना वो स्पर्म के साथ फ्यूज कैसे करेंगे। तो उनके नॉन शेल्ड नॉन क्लिडॉइक एग्स होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जैसे एम्फीबियंस में होगा नाउ, या इवन बोनी फिशेस में भी ऐसे ही होगा। नाउ अगर हम बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिनमें हुआ है, जैसे कि रेप्टाइल बर्ड्स और ओवी पैरस मैमल्स, अंडा देने वाले मैमल्स जैसे प्लैटिपस एंड इकिडना, स्पाइनी एंट ईटर भी बोलते हैं, प्लैटिपस एंड इकिडना, तो इनमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इनमें बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी जाइगोट बॉडी के अंदर बना है, अब उससे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होगा, तो शेल्ड क्लिडॉइक एग को रिलीज किया जाएगा, ले किया जाएगा, और इसीलिए इनके शेल्ड एग होते हैं ताकि इन्हें प्रोटेक्शन दे सकें, डिहाइड्रेशन, डेसिकेशन, धूप वगैरह से बचा सकें। एक टेरेस्ट्रियल लैंड एडेप्टेशन होता है ये, सो दे आर वेल प्रोटेक्टेड। बट इन सब में से सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड कौन है? विवीपैरस वाले ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनका एम्ब्रियो का फुल डेवलपमेंट मदर की बॉडी के अंदर हो रहा है, यानी प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड नरिशमेंट मिल रहा है, राइट। सो दिस इज अबाउट एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी हमने प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कंप्लीट किए। अब एक टॉपिक रह जाता है जो एनसीईआरटी में पहले दिया है बट मैं लास्ट में ले रही हूं, और वो थोड़ा सा यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ये टर्म्स कहाँ यूज करते हैं, आइए समझिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम फंजाई की बात करते हैं। फंजाई में अगर थैलस जैसी बॉडी है फैली हुई, अगर एक ही थैलस पर मेल फीमेल दोनों ऑर्गन्स हैं, एक ही थैलस पर, सेम थैलस पर, तो उसे होमोथैलिक कहेंगे। एक ही थैलस में दोनों हैं यानी बाइसेक्सुअल कहेंगे, और बाइसेक्सुअल को ही मोनोइशियस कहते हैं। ऐसा याद रख लो, मोनो मतलब दोनों, मोनो मतलब दोनों, यानी मोनोइशियस मतलब बाइसेक्सुअल, दोनों सेक्स ऑर्गन्स है। नाउ इसी तरह अगर एक थैलस पर सिर्फ मेल है, एक थैलस पर सिर्फ फीमेल ऑर्गन है, तो अलग अलग थैलस है, यानी हेटेरोथैलिक फंजाई कहलाएगा, या यूनिसेक्सुअल को डायोशियस भी कहते हैं। आप इसे डम्ब ट्रिक से याद रख सकते हैं, DUMB। DU मतलब डायोशियस यूनिसेक्सुअल को कहते हैं, और MB यानी मोनोइशियस बाइसेक्सुअल को कहते हैं। नाउ इसके बाद कहानी आगे बढ़ाते हैं लोअर प्लांट्स में। लोअर प्लांट्स मतलब जैसे एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स में। एल्गी का एग्जांपल दिया हुआ है कारा। कारा हम जानते हैं ग्रीन एल्गा है, इसमें एक ही पेड़ पर ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम है और नीचे मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है। एक ही पेड़ पर दोनों, यानी दोनों मतलब मोनो, यानी इसे मोनोइशियस या बाइसेक्सुअल प्लांट कहेंगे। और ब्रायोफाइट्स में मार्केंशिया में आप जानते हैं मेल थैलस अलग है, फीमेल थैलस अलग है, यानी इन्हें यूनिसेक्सुअल या डायोशियस कहेंगे। अब ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट्स, मार्केंशिया का डायग्राम पहचानने की टिप बताती हूँ आपको, गौर से देखना। उसमें एंथ्रीडियोफोर पर जो है ऐसा टोपी जैसा स्ट्रक्चर बना है, कैप जैसा, बॉयज कैप पहनते हैं, तो वो एंथ्रीडियोफोर है जिसपे एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन लगेगा। और फीमेल थैलस पे देखना ऐसे छाते जैसा, फूल जैसा बना हुआ है, वो आर्चीगोनियोफोर है जिस पर आर्चीगोनियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन लगेंगे। कारा में कैसे याद करोगे कि ऊपर फीमेल और नीचे मेल है। हमारे देश में देवियों को बहुत इज्जत दी जाती है, तो देवी ऊपर है, फीमेल ऊगोनियम ऊपर है और नीचे वाला एंथ्रीडियम है। ये हर पॉइंट पे क्वेश्चन आता है। अब हम आ जाते हैं एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स के अंदर भी ऐसे ही बाइसेक्सुअल यानी मोनोइशियस या हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, और यूनिसेक्सुअल यानी डायोशियस। हमारी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं, आइए लेट्स ट्रिक से याद करते हैं। लेट्स LETS यानी बाइसेक्सुअल के अंदर क्या क्या आता है? LETS। L मतलब लीच, E मतलब अर्थवर्म यानी एनालिड्स, देन T मतलब टेपवर्म और S मतलब स्पॉन्जेस। तो लीच, अर्थवर्म, टेपवर्म एंड स्पॉन्जेस, ये चार एग्जाम्पल बाइसेक्सुअल में दिए हैं, यानी हर्माफ्रोडाइट या मोनोइशियस में दिए हैं, और यूनिसेक्सुअल में कॉकरोच का एग्जाम्पल दिया है। राइट नाउ हायर प्लांट्स में इसका क्या मतलब है समझिए। हायर प्लांट्स में ध्यान से सुनिएगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर है। अगर एक ही फ्लावर के अंदर स्टेमन भी है और कार्पल भी है, दोनों मेल फीमेल पार्ट है, तो उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, जैसा कि स्वीट पोटैटो में होता है। ये स्वीट पोटैटो पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी में कहीं नहीं दिया, डायग्राम के एंड में कोने में दिया हुआ है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर स्वीट पोटैटो में है। नाउ इस पेड़ को नहीं कहूंगी मैं मोनोइशियस या डायोशियस, मैं सिर्फ इतना कहूंगी अ प्लांट विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो दो तरह के हो सकते हैं, ओनली स्टेमन है, कार्पल नहीं यानी स्टैमिनेट, ओनली कार्पल है, स्टेमन नहीं यानी पिस्टिलरी या कार्पिलेट। तो दो तरह के यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं, मेल या फीमेल। नाउ ध्यान से सुनिए, अगर एक ही पेड़ पर मेल फ्लावर भी है यूनिसेक्सुअल, फीमेल फ्लावर भी है यूनिसेक्सुअल,
तो उस पेड़ पर दोनों तरह के फूल हैं, मेल भी फीमेल भी, तो पेड़ को कहेंगे बायसेक्सुअल या मोनोइशियस प्लांट। और अगर मान लीजिए एक पेड़ पे ओनली मेल फ्लावर्स हैं, किसी दूसरे उसके पेड़ पर ओनली फीमेल फ्लावर्स हैं, तो पेड़ कहलाएंगे यूनिसेक्सुअल या डायोशियस। तो ध्यान रखिए, चाहे मोनोइशियस पेड़ हो यानी बाइसेक्सुअल, चाहे यूनिसेक्सुअल पेड़ हो यानी डायोशियस, दोनों में ही फूल हमेशा यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनके एग्जाम्पल की ट्रिक बता देती हूं। ट्रिक है कि दीपा, दी मतलब डायोशियस, डी आई मतलब डायोशियस, पा मतलब पपाया में और डेट पाम में, पाम और पपाया में ऐसा होता है। डायोशियस यूनिसेक्सुअल, मेल फूल वाला पेड़ अलग है, फीमेल फूल वाला पेड़ अलग है। जबकि दीपा को क्या पसंद है, मोनो मोनो मतलब मोनोइशियस, को मतलब कोकोनट एंड कुकुरबिट। सो इसके साथ ही स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट होता है, जहां हमने लाइफ स्पैन समझा, ए सेक्सुअल सेक्सुअल डिफरेंस समझा दोनों के बीच में, ए सेक्सुअल के टाइप्स पढ़े हमने, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, स्पोर्युलेशन, फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और पार्थिनोजेनेसिस, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को डिटेल में लिया। आई होप आपकी टिप्स पर हो गया इस पॉडकास्ट में। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट सेशन में और ढेर सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी को हमारी टिप्स पर करने के लिए। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग द लेक्चर्स। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।